अब हमारे पास आता है नवंबर 22 का जो लेटेस्ट पेपर था हमारे पास, ठीक है। तो लेटेस्ट पेपर में देखो सबसे पहले ही इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया और बड़ा ही एकदम आसान सा न्यूमेरिकल। क्या पूछा इसने? कैलकुलेट द पावर फैक्टर, एंगल एंड पावर फैक्टर इन फॉलोइंग केसेस। तो इसने cos फाइव और फाइव पूछा है, तो यहां से हम फाइव फाइंड आउट कर लेंगे। फाइव कितना होगा यहां से देखो, टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी भी 1 है 10 है और रियल भी 10 है, यानी कि फाइव आ गया हमारा 45 डिग्री, है ना। फाइव आ गया हमारे पास 45 डिग्री। और cos 45 कितना होता है? cos 45 ये, तो इसने क्या पूछा है? पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एंगल आ गया हमारे पास 545 और cos 45 होता है √3/2, √3/2 होता है cos 45, है ना, या नहीं? √3/2 होता है cos 30 और cos 45 होता है 1/√2, सॉरी। तो cos 45 होगा 1/√2। ये हमारा आंसर होगा cos 45 का। कहाँ गया भाई? नवंबर में ये है ना, हाँ। तो 0.707 इसका आंसर आ जाएगा, 0.707, ठीक है। ऐसे हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, तो फाइव जो होगा 10 इनवर्स -20/30 हो जाएगा। तो एंगल आ जाएगा हमारे पास टोटल माइनस का 33, ठीक है, माइनस का 33 एंगल आ जाएगा। और इसी हिसाब से cos 33 जो होगा, जो पावर फैक्टर आएगा हमारे पास यहाँ पे, वो 0.832, ये आ गया हमारे पास डायरेक्टली। चाहे इसको कैलकुलेट भी ना करना हो तुम्हें, तो डायरेक्टली इसको जो है पोलर से रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर दो, वहां फॉरन एंगल दे देगा। एंगल हमारे पास जो आ जाए उस एंगल को कॉस में कन्वर्ट, कॉस में रख लो, तो वहां से हमारे पास पावर फैक्टर आ जाएगा। देखा, बिल्कुल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। 4 मार्क्स का हुआ है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे दोनों के दो, सही है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास ये सेकंड, मतलब फर्स्ट यूनिट से आरएल सर्किट का क्वेश्चन है। आरएल का, आरसी का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 माइक्रोफेरेड, सिंगल फेज वोल्टेज वी दिया हुआ है। इसने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन हर्ट्ज। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन हर्ट पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। ये 314 जो है, ये हमारा क्या है? ओमेगा टी, ओमेगा दिया हुआ है 314, और ओमेगा होता है हमारा क्या? 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहां से एफ कितना आ गया? 314 डिवाइड बाई 2 पाई। अब पाई होता है कितना? 3.141, तो पाई से इसको कटेंगे तो 100 आ जाएगा, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज। समझ आई बात? इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सी जो होता है हमारा 1/2 पाई एफ सी होता है ना। तो 1/2 पाई एफ तो हमें पता ही है, 2 पाई एफ की वैल्यू हमारे पास 314, तो 314, और ये हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ रहा है आपका एक्सी का। सॉल्यूशन के बाद क्या आ रहा है आंसर भाई? एक्सी आ गया हमारे 31.84, एक्सी जो है हमारे पास 31.84, ये एक्सी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट में क्या होगा? देखो यहाँ पे सिर्फ जो है प्योर कैपेसिटेंस है यहाँ, ठीक है। तो इस एक्सी से हम लोग वी को डिवाइड कर देंगे, 100 जो है वो 100 डिवाइड बाई 31.84 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो करंट की वैल्यू आएगी, और क्योंकि ये हमारा क्या है, जे एक्सी है, तो ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। तो हमारी जो करंट होगी वो लीड कर रही होगी इसको, क्या बोलते हैं, वोल्टेज को। तो आई जो होगा वो 100 डिवाइड बाई 31.84, और ये होगा 314t प्लस 90 डिग्री, ऐसे हो जाएगा करंट का। तो ये 3 पॉइंट कुछ 3, हाँ 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3.14 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आई की वैल्यू। अब पोलर में लिख लो या उसको वैसे भी लिख सकते, जैसे भी चाहो। यहाँ पे भी है 3.14 साइन, ये साइन होगा, सॉरी। तो आई की जो इक्वेशन तो नहीं पूछा ना, अच्छा इक्वेशन पूछी है, ओके। तो आई इक्वल्स टू 3.14 साइन 314t प्लस 90, ये आ गया हमारे पास आई की वैल्यू। ये हमारे पास आई की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा ये रह गया था वन वाला, फर्स्ट का। एक और इसमें दो दो न्यूमेरिकल थे, एक ये वाला था, एक ये वाला और था। अ कॉइल ऑफ 100 मिली हेनरी, सॉरी, a coil of 100 millihenry is connected in series with 25 ohm resistance across 230 वोल्ट। तो ये हमारा कैसे हो गया? आरएल सर्किट हो गया हमारे पास। ये क्या पूछा? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ, सॉरी 2 पाई एफ एल, है ना। तो 2 पाई एफ एल में 50 हर्ट्ज दिया हुआ है हमें, तो हो जाएगा 100 पाई इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, क्योंकि मिली हेनरी में हो, है ना। तो एक्सएल हमारा कितना आ रहा है? एक्सएल आ रहा था हमारा, कैलकुलेट करा होगा मैंने कहीं, 31.14, 31.14 हो गया हमारा एक्सएल।
फिर इन्हें क्या पूछा, इम्पिडेंस। तो Z जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, 25 प्लस J 31.14। ठीक है, अब आगे हमें हमसे इसने कोई करंट भी पूछी है, तो यहाँ इसको Z को फॉरन पोलर में कन्वर्ट कर लो, है ना, अपने कैलकुलेटर से। यहाँ पे जब Z कार्टेशियन में रखो तो पोलर में भी उसको लिख दो। तो पोलर में हमारे पास आ रहा है 31 पॉइंट, नहीं Z कहाँ गया, Z पोलर तो है 40.144। Z जो है जब इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 40.144 एंगल 51.48। ठीक है, एंगल आएगा 51.48। तो अब हमसे क्या पूछा, करंट जो होगा I इक्वल्स टू V हमारा कितना है, V हमारा 230 डिवाइड बाई 40.14 एंगल 51.48, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, कहाँ गया करंट, 5.73 एंगल माइनस का 51.48। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल। ये आ गया हमारे करंट की वैल्यू, करंट थ्रू सर्किट ये पोलर में आ गया, इसको चाहे रेक्टेंगुलर में से लिखने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। अब अक्रॉस ईच एलिमेंट जैसे वी आर है हमारा, वी आर का क्या होगा, आई आर होगा, और वी एल है इसमें, तो वी एल का क्या होगा, आई इंटू एक्सएल। बस यहां से हम लोग वी आर वो फाइंड आउट कर लेंगे। आई हमारे पास ये है, यहां से रख देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो इसमें अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर हमारे पास आएगा 143.25, और एंगल सेम रहेगा वही, माइनस का 51.48। और एक्सेल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो एक्सेल था हमारा, कितना आया था एक्सेल, एक्सेल हमने कैलकुलेट 31.14, तो 31.14 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.73 में। ठीक है, इसका एंगल है 90, यहाँ पे जो 2/FL है, क्योंकि ये तो हमारा L है, तो इंडक्टर जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है, तो इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो जब हम इसको करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा कितना, VL, VL होगा हमारा 5 पॉइंट, यानी आई जो होगा हमारी वो 73 एंगल माइनस 51.48 मल्टीप्लाई बाई 31.41 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो अब 90 प्लस 51 ये टोटल मिला के हमारे पास आ जाएगा 179.97। आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, VL 179.97, है ना, 97 एंगल 51.48, 50 नहीं 51.48 नहीं, 38.48, 38.52, ये आ गया हमारे पास VL की वैल्यू। सही है, सॉरी। इस तरह से हम लोग VR और VL फाइंड आउट कर लेंगे। एक्टिव पावर पूछी है उसने, फिर एक्टिव पावर में क्या है, V हमें पता है, I हमें पता है, VI cos phi, phi हमें पता है 51.48 है। ठीक है, तो हमारे पास P जो होगा वो I है हमारा 5.73 मल्टीप्लाई बाय V है हमारा 230, और फिर cos phi, cos 51.48, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको करेंगे तो हमारे पास एक्टिव पावर आ रही है 820.772 वॉट्स। ये हमारे पास टोटल एक्टिव पावर आ गई। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 8-9 मिनट लग जाएंगे इसको करने में आपको, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग को कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी है। मैंने तो पहले से लिखा हुआ है इसलिए वो लग रहा है, लेकिन कैलकुलेटर चलाने में 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट। सेकंड का फिर ये क्वेश्चन अभी हमने किया ही था, इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है। इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ सीरीज रेजिस्टेंस 20 ओम इंडक्टेंस ऑफ 50 मिलीएम्पियर एंड मिलीहेनरी कैपेसिटर ऑफ 75 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। अच्छा, अब इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। इन्होंने क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस विल ऑकर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तुम्हें, पता है ना आपको, नहीं पता है, कहाँ पता है, बता देता हूँ, चलो याद ही होगा वैसे तो, LC है ना, 1/2 पाई LC। तो 1/2 पाई L क्या है हमारा, L है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻3, और ये है हमारा C 75 इंटू 10⁻�6। इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी, तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 82.187। फ्रीक्वेंसी जो आ रही है हमारे पास 82.187 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये पूछा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट के लिए हम लोग को Z निकालना पड़ेगा। Z के लिए हमें XL और XC निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने देखो खेल खेल दिया हमारे साथ में। तो Z के लिए XL और XC निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे XL कर लेंगे कैलकुलेट। XL होगा 2 पाई F यानी 50 है हमारे पास, और L है हमारे पास 0.05 हेनरी। सही है। तो यहाँ पर 230 वोल्ट से हमारे पास कनेक्टेड है ये। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इन्होंने इसमें वेरिएबल रखी है। अगर ये इस फ्रीक्वेंसी पे कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे वेग छोड़ दिया है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस विल ऑकर। तो अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बात कर रहे हैं, तब तो मतलब हमें सिर्फ V को R से डिवाइड करना पड़ेगा। 230 डिवाइड बाई 20 हम लोग करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कितना, 11.5 एम्पियर का करंट हमारे पास वहां पे फ्लो कर रहा होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल हम लोग फिर एज्यूम कर लें 50, अगर ये रेजोनेंस पे नहीं पहुंचा है तो हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर XL और XC निकालेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी ना कि अगर हमें फिर पावर फैक्टर पूछेगा, तो पावर फैक्टर रेजोनेंस पे होगा हमारा 1 और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हो जाएगा 11.5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जिसपे ऑकर कर रही है वो 82.187 हो गया। लेकिन इतना मतलब मुश्किल है, फिर भी आप ये भी लिख दीजिएगा कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो ये होगा, और लेट अस अज्यूम कि हमने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे तो आंसर की आती है, मतलब आंसर स्कीम होती है, तो उसमें उससे पता चल जाता है क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे, अगर वहां है कि रेजोनेंस से करना, तो किसी बच्चे ने रेजोनेंस से नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वहां ये हुआ कि नहीं 50 हर्ट्ज लेनी थी, रेजोनेंस से किसी ने कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तुम दोनों से कर दो। रेजोनेंस से तो आसान है, करंट फ्लो इनटू द सर्किट का मतलब क्या है, अपने XL XC से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ R बचा। तो V को हम R से डिवाइड करेंगे, R है हमारा 20, तो 0 से 0 गया, 23 का हाफ होता है 11.5, ये एम्पियर हमारी करंट में आ गई। ठीक है, उसके अलावा पावर फैक्टर इसका 1 होगा ही होगा, cos फाई, जब क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है 1, और यहाँ पे एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वर्क करेगा, तो इसलिए हम इसको पावर फैक्टर कर देंगे यहाँ पे इसका 1। ठीक है, तो लेकिन अगर 50 है, अगर फिर दूसरी बात कि इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, देन यहाँ पे XL हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। XL आएगा हमारा कितना, XL आ रहा है 15.707, रहेगा 15.707। ऐसे हम लोग XC कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। ठीक है, 50 में भी ये इंटू 10⁻⁻3 होगा, सॉरी 50 तो 50 है, सॉरी 50 तो फ्रीक्वेंसी है ना, 10⁻⁻6 यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, XC आएगा हमारे पास 42.44। ठीक है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे XC हमारा डोमिनेटिंग है, तो एज अ प्योरली मतलब एज अ RC सर्किट वर्क करेगा। तो यहाँ से Z जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी 20 माइनस J XC माइनस XL 42.44 माइनस 15.707, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास फाइनली Z जो आ रहा है, Z आ रहा है यहाँ पे 20 माइनस J 26.73, ये आ गया हमारा Z। इसको हम लोग पोलर में भी लिख लेंगे, तो 33.38 एंगल 53.19। ठीक है, ये आ गया हमारा Z। अब यहाँ से हमें करंट थ्रू सर्किट चाहिए, तो V था हमारा कितना, 230 डिवाइड बाई Z हमारा 33.38 एंगल 53.19। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आएगा माइनस का, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट था तो ये माइनस का आएगा यहाँ से, और ये प्लस का हो जाएगा। तो करंट जो होगी वो आएगी 6.88 एंगल 53.19, ये आ गया हमारे पास करंट थ्रू द सर्किट। उसके बाद उसने पूछा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होगा हमारा cos फाई, और फाई जो होगा वो tan इनवर्स, फाई हमें ये दिया हुआ है माइनस का 53.9, तो cos माइनस का 53.19, यार cos तो माइनस प्लस सेम ही होता है, तो यहां से हमारे पास 0.599, ये आ गया हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसमें दोनों चीजें लिखनी है, रेजोनेंस वाला भी केस लिख देना, रेजोनेंस में तो फिर कुछ करना ही नहीं है, एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 8 मार्क्स का है, तो इसीलिए फिर इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एज्यूम करके बाकी सारी चीजें भी हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन,
इसमें 3 फेज लोड हैविंग पर फेज, हाँ, इज कनेक्टेड टू स्टार लोड 400 वोल्ट, ठीक है। डिटरमाइन लाइन एंड फेज वोल्टेज, किससे कनेक्टेड है ये? स्टार, ठीक है, स्टार बैलेंस लोड है, स्टार से कनेक्टेड है। ये हमारा हो गया लाइन वोल्टेज जो गिवन है, और स्टार में फेज वोल्टेज क्या होगा? वीपीएच इक्वल्स टू वीएल ओवर रूट 3, तो 400 ओवर रूट 3 हो जाएगा हमारे पास। तो 400 ओवर रूट 3 जो होगा वो आएगा हमारे पास क्या, हाँ, 400 ओवर रूट 3 230.94 टू 230.94। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। लाइन एंड फेज करंट, अब लाइन एंड फेज करंट के लिए हमें पहले ZPH निकालना पड़ेगा। तो Z जो है वो 30 प्लस J40 है, और ये हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा 50 एंगल 53.13, ये हो गया हमारा। अब ये पूछा है फेज करंट और लाइन। स्टार में IL इक्वल्स टू IP होता है, IPH, ठीक है। फेज करंट लाइन करंट दोनों सेम होते हैं, दैट इज VPH ओवर Z, और VPH हमारा 230.94 डिवाइड बाई 50 एंगल 53.13। तो यहां से हमारी I की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से हमारे पास I की जो वैल्यू आएगी, IL या IPH जो भी कहें इसको, तो दोनों सेम है हमारे पास। I की वैल्यू हमारे पास यहां से आ रही है 4.618 एंगल 53.13 माइनस का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास I की वैल्यू। ओके, देन व्हाट वी हैव नाउ, पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल तो हमें पता चली गया 53.13 है, PF एंगल इक्वल्स टू 53.13, और पावर फैक्टर कितना होगा? cos 53.13 इक्वल्स टू कितना है? cos 53.13 ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, ठीक है। cos फाई आ गया हमारा 0.6, तो पावर फैक्टर भी हमें पता चल गया। इसके बाद क्या पूछा उसने? एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर में P जो था हमारा VL स्क्वायर ओवर ZPH ये था, और इसके साथ आ जाएगा cos फाई, सही। तो इस तरह से हम लोग, या फिर इसको दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास √3 VL IL cos फाई, जिसमें भी आप रखना चाहें आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पावर जो एक्टिव पावर आ रही है हमारे पास दैट इज 1967, ठीक है। और ऐसी रिएक्टिव पावर जो होगी इसमें यही लिख लीजिए आप √3 VL IL sin फाई, ठीक है। तो √3 VL IL sin फाई में क्या होगा हमारा? √3 मल्टीप्लाई बाई VL था 400, IL क्या है हमारी 4.618, और मल्टीप्लाई बाई साइन फाई। साइन फाई क्या है हमारा? साइन फाई जो भी आ रहा हो, साइन 53.13, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 2559.55, ये आ रहा है हमारे पास पावर, रिएक्टिव पावर VAR में। तो ये P नहीं होगा, सॉरी, ये होगा Q, और ये होगा 2559.55 VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और ये होगा हमारा वॉट, ठीक है। बस इतना पूछा है इसने। तो ये कितना मुश्किल से 6-7 लाइन का सवाल है, लेकिन पूरे 8 मार्क्स देके जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो, सही है। इसके बाद फिर आता है स्टेट फॉर्मेशन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ठीक है, डेल्टा लोड, फिर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KVL। अब इसने 2 ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पे KVL के थ्रू इसने पूछा है। इसने बस कैच किया कि इसने करंट की डायरेक्शन दे रखी है पहले से, आप एज्यूम नहीं कर सकते। अब इसने दे रखी है I1 I2 I3, तो हमें क्या करना है? हर लूप में KVL लगा देना है। अगर देखो फर्स्ट लूप में हम लोग KVL लगाएंगे तो सोर्स है यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 5 इंटू I1 और प्लस 10, I1 तो इधर जा रही है, I2 इधर आ रही है, तो ये हो गया 10 इंटू I1 माइनस I2, ये हो गया। तो अगर यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा? 15 I1 माइनस 10 I2, तो ये हमारे पास यहां से जो आएगी इक्वेशन दैट विल बी 15 I1 माइनस 10 I2, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में यहां देखें तो कोई लोड है ही नहीं, मतलब यहाँ कोई सोर्स नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि अपने मैश में जो हम करंट ले रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, है ना। तो I2 अब इधर जा रही है, I1 इधर जा रही है, तो इसका मतलब I1 माइनस हो जाएगा। तो 10 इंटू I2 माइनस I1 और प्लस 2 I2 और फिर प्लस नीचे 20 इंटू I2 माइनस I3, ये आ गया टोटल।
ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी इसकी, यहां से इक्वेशन आएगी 0 इक्वल्स टू, अगर I1 को मैं पहले लिखूं तो ये होगा माइनस का 10I1, माइनस का 10I1, और I2 अब यहाँ पे 10I2 ये है, 2I2 ये है, और 20I2 है, 10 और 20 30 और तो 32 टोटल, प्लस 32I2 हो गया, माइनस 20I3 हो गया। ये हो गई इक्वेशन 2। अभी इन दोनों को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे रखते हैं। फिर उसके बाद जो इस वाले में हम लोग जब लगाएंगे फाइनल, थर्ड वाले लूप में, थर्ड वाले लूप में हमारे पास क्या आएगा, इसमें है 20, नहीं इसमें जो सोर्स है वो, देखो अभी ये जो वोल्टेज सोर्स है ये सोर्स की तरह काम नहीं कर रहा, लोड की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जा रही है। ठीक है, बस ये कैच है यहाँ पे, ये जो करंट है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जा रही है, इसका मतलब ये एक लोड की तरह काम कर रहा है। तो सोर्स यहाँ पे कोई नहीं है, जीरो है, और लोड कितने हैं, तो हमारे पास हो गया 10 इंटू I3 और प्लस 20 वोल्ट जो है, और प्लस 20 इंटू I3 माइनस I2, ये हो गया। अब ये 20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल्स टू, ये कितना है, I2 तो है 0 I1, इसमें है 0 इंटू I1, और माइनस का 20 I2 और प्लस का 30 I3। सही है, ये होगी हमारी तीसरी इक्वेशन। तो अब हमें तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। जब ये तीन इक्वेशन आप लिख लेंगे तो फिर आप डायरेक्टली, आप चाहें इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आप काम कर लीजिए, या फिर सीधे इसको कैलकुलेटर में डालिए और I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कितनी आएगी। I1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2962। पूछा क्या है इसने, 2 ओम रेजिस्टेंस में, अच्छा वैल्यू हमें पूछी है इसने कि 2 ओम वाली जो रेजिस्टेंस है, यानी I2 हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे I1 I2 की सिर्फ वैल्यू है, तो I1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल के इधर डालने, और I1 और I2 की वैल्यू में हम लोग यहाँ से ले लें, है ना, I1 और I3, ठीक है। इस वाले में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में I2 I3, ठीक ठीक है। यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रखेंगे, और फिर नहीं, यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रखेंगे, और फिर वहां से I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ डालते हैं। सही है, चलो कोई बात नहीं, खैर बहरहाल नहीं भी हो कैलकुलेटर से कर लो, वरना तुम लोग इतना तो तुम्हें आता ही है, कर करा के हम लोग इसको मैनिपुलेट कर ही लेंगे। टाइम क्योंकि कम है इसलिए अभी इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, बस हम, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया था 0.2962, और I2 जो है हमारा दैट इज 0 माइनस का, सॉरी माइनस 0.555, और I3 जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 1.03। ये तीनों चीजें लिखिएगा जरूर आप, भले ही फिर हम ये कर दें कि आंसर हमारा I2 है, I2 विल बी माइनस का 0.555, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन लिखने तीनों करंट है, क्योंकि आपने तीनों फाइंड आउट किया, तीनों लिख दो, इसको लगे कि हाँ भी इन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये 6 मार्क्स का है तो इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 मार्क्स वाले में स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसने क्या किया है, देखो इन्होंने ये पूछा है कि एक्स और वाई, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या है। बहुत आसान है, देखो अंदर क्या है, हमारा स्टार है, ठीक है, और बाहर है डेल्टा। तो जब अंदर स्टार और बाहर डेल्टा हो तो अंदर वाले स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर ले, उससे फायदा क्या होगा, उससे हमारे पास देखो ये जो था, ये बाहर वाला डेल्टा है हमारा, ठीक है, एक अंदर स्टार था, अंदर जो स्टार था वो था 2 2 2। मैंने क्या बताया, जब स्टार से हम डेल्टा में जाते हैं तो बड़ा हो रहा है, स्टार से डेल्टा में तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो यहां से जो स्टार जा रहा था ये वाला, अब ये ऐसे ना होके क्या होगा, अभी डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ये सब हो जाएंगे इसके पैरेलल, एक ये चला गया इधर, एक ये चला गया इधर, और एक ये चला गया, ये अंदर वाला डेल्टा बन गया। 2 3 से हो गया 6, तो अब सब हो गए 6 के वाले, और बाहर वाले पहले से ही 6 के हैं। ठीक है, देखो अंदर वाले साइड तो 2 ओम के, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो जब इसका डेल्टा बनेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो सारे 6 6 ओम के हो जाएंगे, और बाहर वाले ऑलरेडी 6 ओम के हैं। और अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो कन्वर्ट होगा, ऐसे डायग्राम बनाना है बार बार। अब ये जो कन्वर्ट होगा क्योंकि 6 पैरेलल बाई 6 है, तो ये हो जाएगा 3 का। 6 पैरेलल बाई 6 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, यानी कि 36/12, यानी कि 3। सही है, तो 3 इधर आ गया, फिर 3 इधर आ गया, और फिर 3 ऐसे ही इधर आ जाएगा, ये दो सब ये पैरेलल में है तो तब 3 3 हो जाएंगे। अब ये हमारा x और ये हमारा y। अब ये कह रहा है कि x और y के बीच में हमें पता करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो r x y कितना है, एक तो हमारे पास ये पाथ है 3 ना, और एक ये पाथ है, इसमें कितना है 3 + 3 6, तो r x y = 3 पैरेलल विद 6।
ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, यानी कि 3 6 18 डिवाइड बाय 9, तो आर एक्स वाई हमारा आ गया 2। लो, इतना सा क्वेश्चन है ये, बस इतने से क्वेश्चन के 8 मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। पहले आप क्वेश्चन वाला डायग्राम बनाएंगे पेपर में, उसके बाद इस क्वेश्चन वाले डायग्राम से आप कहेंगे कि स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया, फिर आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर इस डेल्टा से आप कहेंगे कि कंबाइनिंग और ऑल पैरेलल रेजिस्टेंसेस, और फिर आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप शो करेंगे कि यहाँ पे करंट के लिए 2 पाथ है, तो इसमें 3 वाला जो है वो 6 से पैरेलल में है, तो इसीलिए फिर 3 पैरेलल बाय 6 करके यहाँ पे आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ आई बात? बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, जितना भी लिख के आओगे, डायग्राम तुमने सही बनाया, आंसर सही लिखा है, पूरे मार्क्स मिलेंगे 8 के 8। मार्क्स कटते नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं सिर्फ, उसके अलावा देखो, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 60 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट स्टार। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक डेल्टा में कनेक्टेड है हमारे 60 के 3, ठीक है, 60 60 60। अब कह रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट स्टार बनाओ, इसका इक्विवेलेंट स्टार होगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। जब हमारा डेल्टा स्टार में जाएगा तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। डेल्टा स्टार में आ रहा है, छोटा हो रहा है तो डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो जब 60 डिवाइड बाई 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, दैट व्हेन डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट स्टार देन ऑल द इम्पीडेंसेस आर डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इफ ऑल इम्पीडेंसेस आर इक्वल, ठीक है, तो हमारे पास अब 60 से क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें करा गया है, सिर्फ ड्रॉ करने को कहा है, इनने कुछ लिखने को भी नहीं कहा, आपको कुछ लिखना है, सिर्फ ड्रॉ कर देना है। तो 60 में से, तो 60 को डिवाइड बाई 3 होगा 20, ऐसे यहाँ होगा 20, ऐसे होगा 20। तो अगर आप इसका फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके कुछ ड्रॉ हो जाएगा, 20 20 20, बस हो गया। ऐसे अब क्या करें, रेजिस्टेंस स्टार आर कनेक्टेड इन 60 ओम के कनेक्टेड स्टार में। अब ये स्टार में 60 ओम वाले कनेक्टेड है, 60 60 60। तो अब स्टार से डेल्टा बनाना है इसको, तो स्टार से डेल्टा बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, जब छोटे से बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, 60 से अंदर जाया तो 3 से डिवाइड हो रहा था, अब स्टार से बाहर आया है, बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा होता है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 180। अब ये सारे बाहर वाले 180 के हो जाएंगे हमारे। तो इसका जो इक्विवेलेंट डेल्टा हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ऐसे करेंगे, बस ये, फिर इसको मिटा देंगे, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट डेल्टा ड्रॉ। सही है, चलिए इसके बाद ये आ गया, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। विद जस्टिफिकेशन, अब देखो यहाँ पे इन्हें पूछा, अ वायर इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड द न्यू रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो हमने क्या, हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है, ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है। तो अब अगर इसमें R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए हमारे पास कितना है, ये बोल रहा है 10 है, अगर R 10, ठीक है, तो और ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, लेंथ डबल हो गई, यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहां हो जाएगा। तो इसका मतलब R रो इंटू 2L ओवर ए कितना होगा, 20, और ये क्या कह रहा है 5। सही है, तो 5 का मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और आप इसको लिखेंगे कैसे, जस्टिफाई कैसे करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला लिख के जो मैंने लिखा है, फिर आप यहां लिखेंगे द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड जीटीएच। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर यहाँ पे अ वायर इज हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, देन द न्यू रेजिस्टेंस 2.5। अब ये क्या है, डायमीटर डबल हो गया, तो डायमीटर का मतलब है एरिया, एरिया जो है वो हमारा, जब डायमीटर हमारा डबल होगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना, क्योंकि आर होता है डी बाई 2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है हमारा एरिया किसी भी सर्कल का। ठीक है, तो अब अगर डी की जगह में कितना है, डायमीटर उसने डबल किया है ना, 2d रख दें, अगर डी की जगह 2d रख दें तो क्या होगा, ये जो है पाई डी स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी ए हमारा 4a हो जाएगा। तो ए जब 4a हो जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो r बाई 4 हो जाएगा, है ना। अगर a को 4a बनाना हो तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब यहाँ पे भी 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 बाई 4 से, तो r बाई 4 हो जाएगा, तो 4 गुना कम होगा। तो r अगर हमारा पहले 10 था तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2.5 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, और इसका हम लोग क्या करेंगे,
इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सही है, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस will decrease with by 4 because the radius is double, so area will be 4 times and that's why the resistance will be 4 times less। सही है, ओके। इसके अलावा फिर स्टेट 3 कंडीशन, वायर इज हैविंग 100। अच्छा ये लास्ट है पूरे पेपर का, पूरी वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद तो कुछ नहीं ना। तो अ वायर इज हैविंग 10 ओम 20 डिग्री सेल्सियस एट आरसीसी, यानी कि हमें एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 दैट इज 10 ओम और T1 जो है हमारा वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या पूछा है इसने, एट इफ इट्स आरटीसी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.004, यानी कि अल्फा 0 दिया हुआ है इसने 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, आरटीसी एट 20 डिग्री, आरटीसी एट 20 डिग्री पे हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा टी जो होता है हमारे पास, अगर हमें 0 पे दिया हुआ हो, ठीक है, अगर हमें 0 पे दिया हुआ हो, टी मतलब 20 डिग्री पे आरटीसी पूछा है, आर में यहाँ दिया हुआ है, अगर हमें 0 पे अल्फा दिया हो तो अल्फा टी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक है, अगर हम लोग 0 के रिस्पेक्टिव में अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो अल्फा टी इक्वल्स टू अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो अल्फा नॉट है हमारा कितना 0.004 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.004 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 20 डिग्री दिया है इन्होंने। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 26 लिखेंगे तो ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 20 चौक 80 होगा, तो 0.08 प्लस 1.08 और ये हो जाएगा इधर, तो ये हमारे पास आएगा टोटल यहाँ पे क्या आएगा, ओके 0.0037, हाँ 0.037 पर डिग्री सेल्सियस। ये है हमारे पास किसका, टी अल्फा टी, यानी अल्फा 20 है हमारे पास, एक्चुअल में अल्फा 20 इक्वल्स टू 0.0037 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अगर हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जा रहे हैं, अभी हम लोग किस पे थे, हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने आरटीसी भी हमें पता है कि क्या है, तो R1 भी हमें पता है, अल्फा 1 भी पता है हमें, T2 भी हमें पता होगा, T2 का है, हाँ T2 इन्होंने दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, T2 भी हमें पता है और T1 हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस। R2 हमें फाइंड आउट करना है, बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो R1 है हमारा 20 ओम, है ना, नहीं 10 ओम सॉरी, R1 है हमारे पास 10 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा 1 है हमारा 0.0037 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, और T2 है हमारा 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 0.0037 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास R2 इक्वल्स टू 11.11 ओम्स रेजिस्टेंस होगा 50 डिग्री सेल्सियस पर। सही है, फिर ये पूछा है द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 15, तो सेम इस वाले में, इसी वाले फॉर्मूले में अब इसने क्या कहा, अभी टेम्परेचर ये नहीं बता रहा, क्या टेम्परेचर अब हमें तुम बताओ, हम तुम्हें रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, 15 है हमारा रेजिस्टेंस R2, R1 हमारा कितना था, R1 था 10 ओम, सही है, और ये है 1 प्लस अल्फा 1 है 0.0037, और अब T2 हमें निकालना है, माइनस T1 था हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो यहां से क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे पहले, तो 10 से अब इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 1.5, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0.0037 इंटू T2 माइनस 20, 0 माइनस 20 हमारा कितना आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 1.5 में से तो कितना है 0.5 बचेगा, 1.5 माइनस 1 होगा 0.5 ओवर 0.0037। सही है तो ये आ जाएगा हमारे पास 135.135, और इससे हम लोग T2 फाइंड आउट कर लेंगे 135.135 प्लस 20, तो जाएगा 155.135
ये आ गया हमारा टोटल फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमने पिछले 3 पेपर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए सबको हम लोगों ने किया थॉरली। मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में और अगर मैं पीपीटी पहले से प्रिपेयर रखता तो और अच्छे से बता पाता है क्या 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 लिखना है एग्जैक्टली। लेकिन इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो यार, बुक में शायद न्यूमेरिकल मतलब ये तो तुमने देखा है कि क्या लिखना होता है बीच में। अगर हम लोग केवीएल लगाए तो क्या लिखना है, केसीएल लगाए तो क्या लिखना है तो वो एक आध लाइन बस बीच में लिखनी होती है। नहीं भी लिखोगे तो भी सारे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने की मार्किंग नहीं है, आंसर्स के मार्क होते हैं। जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें आता है अगर बच्चे ने इसकी वैल्यू निकाल ली तो इसको इतने मार्क्स मिलने, अगर इसकी भी निकालनी तो और 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर लास्ट भी निकाली तो और 1 मार्क मिल जाएगा, कंप्लीट फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए घबराओ मत, स्टेप्स ध्यान रखो कि कब किसको क्या करना है और कैसे कैसे उसको लिखना है। अगर आपने सारी वैल्यू सही निकाली है, स्टेप वाइज आप लोग चलें तो आपके मार्क्स न्यूमेरिकल्स में तो कोई भी नहीं काटेगा और ज्यादातर आसानी न्यूमेरिकल है तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना पेपर, अल्लाह करे सबका अच्छा हो जाए इस बार कम से कम। बहुत सारे लोगों तो क्रिटिकली बिल्कुल चल रहा है तो कि वाईडी लगने के चांसेस है। खैर, तो कॉन्फिडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं, आसान आएगा पेपर भी इस बार और मार्किंग भी अच्छी होनी है तुम लोग की तो खासकर, क्योंकि वाईडी नहीं लगवानी। एसपीपीयू बेवकूफ नहीं है, इतने सारे बच्चों को ईयर बैक लगा देगी। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।